Hello students, welcome once again in our PDF video online classes. Student, today we will discuss the new topic of the lesson 3rd history chapter, the Delhi Sultans. Students, in this chapter we are going to clear our next and final topic. The topic is the Sultanate in the 15th and 16th century. So let's start the topic. Students, if we take a look at the table 1 again, बच्चों अगर हम इस लेसन के टेबल 1 को एक बार फिर से देखें तो हम पाएंगे कि दिल्ली पर तुगलक के बाद 1440 से लेकर के 1526 तक केवल 2 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाली डायनास्टीज ने ही रूल किया। उसमें से एक था सैयद डायनास्टी और दूसरा था लोधी डायनास्टी। 1526 में दिल्ली सल्तनत की जितने भी डायनास्टीज थे उनकी समाप्ति हो गई और 1526 के बाद आपको पता ही है कि दिल्ली में एक नए एम्पायर का उदय हुआ जो था मुगल एम्पायर। So students, by then Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. यानी स्टूडेंट्स 1526 में दिल्ली सल्तनत के एंड के बाद जो उनके उपमहाद्वीप के जो अन्य प्रमुख क्षेत्र थे जैसे कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात और राजस्थान और संपूर्ण दक्षिण भारत, इन सभी राज्यों में स्वतंत्र शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई और यहाँ के जो शासक थे उन्होंने अपना खुद का समृद्ध राज्य और एक उभरती हुई और समृद्ध राजधानी विकसित कर दी। This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs। और स्टूडेंट इसी काल ने कुछ नए उभरते हुए शासक वर्गों को भी देखा, कुछ नए उभरते हुए समूहों को देखा जिसमें से अफगान्स और राजपूत प्रमुख थे। अब बात करते हैं some of the states established in the period were small but powerful and extremely well administered। इस काल में कुछ ऐसे भी डायनास्टीज उभर कर सामने आए जो छोटे थे परंतु अत्यंत ही शक्तिशाली और बहुत ही कुशल प्रशासन में निपुण थे। उसमें से एक उदाहरण है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जिनका जो स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए मैनेजर ऑफ ए स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। शेर शाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जो यात्रा थी वो अपने चाचा के एक छोटे से रियासत में एक प्रबंधक के रूप में शुरू की, लेकिन अपनी कुशलता और अपनी योग्यता के बल पर एक दिन इन्होंने उस समय के महान मुगल एम्पायर के बादशाह हुमायूं को डिफीट कर दिया। शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को 2 बार युद्ध में पराजित किया। शेर शाह सूरी कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनास्टी ऑल्दो द सूरी डायनास्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 years 1540 to 1555। और आगे चल करके शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया और सूरी नाम से सूरी डायनास्टी की स्थापना की। It introduced an administration that borrowed elements from अलाउद्दीन खिलजी and made them more efficient। और इन्होंने अपने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रशासनिक खूबियाँ थी या जो विशेषताएं थी उनको अपनाकर अपने प्रशासन को और अत्यधिक प्रभावशाली बना दिया। शेरशाह's administration became the model followed by the great emperor Akbar 1556 to 1605। और शेर शाह सूरी का जो प्रशासनिक जो कुशलता थी वो एक प्रकार से आदर्श बन गई आने वाले अगले मुगल बादशाह महान अकबर के लिए, जिन्होंने अपने शासन के समय शेर शाह सूरी के प्रशासनिक कार्यों को अपनाया। When he consolidated the मुगल एम्पायर, और जब वो मुगल एम्पायर को मजबूती दे रहे थे या उसको और मजबूत बना रहे थे तो उन्होंने शेर शाह सूरी के प्रशासनिक
कुशलताओं को अपनाया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एल्सवेयर, स्टूडेंट मैं कई बार आपको बता चुका हूँ क्लास के दौरान, एल्सवेयर का मतलब होता है अन्यत्र। एल्सवेयर के अकॉर्डिंग हम उन इंसिडेंट को पढ़ते हैं जिनका रिलेशन हमारे कंट्री से ना होकर के दुनिया के दूसरे देशों से होता है, किंतु ये घटनाएं भी उसी समय घटी होती हैं जिस समय हम अपने देश की घटनाओं के बारे में वर्णन करते हैं। तो आइए एल्सवेयर में बात करते हैं। द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड। यानी थ्री ऑर्डर्स का मतलब होता है तीन श्रेणियां, यानी तीन क्रम। द पेस ऑफ गॉड का मतलब ईश्वरीय शांति या दैवी शांति, नाइट्स का मतलब योद्धा से होता है, एंड द क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो स्टूडेंट आइए इसका मतलब समझते हैं। द आइडिया ऑफ द थ्री ऑर्डर्स वाज द फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन अर्ली 11th सेंचुरी। यानी थ्री ऑर्डर्स यानी तीन श्रेणियों का जो विचार था, ये सबसे पहले 11वीं सदी में फ्रांस में ये अपनाया गया। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू थ्री क्लासेस। इसके अंतर्गत समाज को तीन भागों में बांट दिया गया। द फर्स्ट, दोज हु प्रेड, पहले वो थे जो पूजा पाठ करने वाले या पुजारी वर्ग के लोग थे। दोज हु फॉट, दूसरे वो थे जो युद्ध लड़ते थे। एंड द थर्ड वन, दोज हु टिल्ड द लैंड, और तीसरे वे थे जो कृषि या खेती करते थे। दिस डिवीजन of society into three orders was supported by the church to consolidate its dominant role in society। और इन तीन श्रेणियों को उस समय चर्च द्वारा इसको संरक्षण दिया गया, जिससे कि वह समाज के ऊपर अपना दबदबा और अपनी मजबूती को दिखा सके। क्योंकि याद रखिएगा स्टूडेंट, 11th-12th सेंचुरी के आसपास जो चर्चेस थे, स्पेशली जो कैथोलिक चर्च, उनका जो प्रभाव था समाज के ऊपर, वो बहुत प्रभावशाली था। और कोई भी कार्य बिना चर्च के सहमति के, बिना चर्च के आदेश के वो नहीं किए जाते थे। या यूं कहें एक प्रकार से चर्च ही लोगों के जीवन को निर्धारित करता था। दिस हेल्प्ड द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। और उसी बीच योद्धाओं का एक नया समूह भी उभर कर सामने आया, जिनको नाइट कहा गया। नाइट का मतलब योद्धा भी होता है। द चर्च पैट्रोनाइज्ड दिस ग्रुप एंड यूज देम टू प्रोपगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। चर्च इनको आश्रय देता था और ऐसे समूहों को हमेशा वह इस विचार के लिए प्रेरित करता था कि ईश्वरीय शांति को अपनाए रखे या ईश्वरीय शांति को वो बढ़ावा दे। द अटेम्प्ट वाज टू direct warriors away from conflict among themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem। इतना ही नहीं, इन सभी योद्धाओं को आपसी बैर भाव को भुला करके उनका ध्यान उन अभियानों पर लगाया जाता था जिसमें इन्हें मुसलमानों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए उकसाया जाता था, जिन्होंने इनके पवित्र स्थल जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया था। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड क्रूसेड। और इस क्रम में कई सारे युद्ध लड़े गए, कई सारे ऐसे अभियान चलाए गए जिनको क्रूसेड अर्थात धर्म युद्ध कहा गया। इट मीन दैट जो नाइट्स थे वो यरूशलेम के रक्षा के लिए, जिनका मानना था कि मुसलमानों ने इन पर कब्जा कर लिया है, उसकी रक्षा के लिए उनके खिलाफ युद्ध लड़ा। उसको धर्म की रक्षा के लिए एक युद्ध कहा गया, द बैटल फॉर रिलीजन या धर्म युद्ध। दिस कैंपेन्स इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड चर्च कंप्लीटली ऑलरेडी द स्टेटस ऑफ नाइट्स। इस प्रकार के अभियानों से और भगवान की सेवा करने के लिए और चर्च की सेवा करने के चलते ये जो नाइट थे, ये जो योद्धा थे या नाइट्स थे, इनकी हैसियत रातों रात बदल गई। ओरिजिनली दिस नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स। प्राय पहले ऐसे नाइट्स या योद्धाओं को
कुलीन लोगों की या बड़े लोगों की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, बट बाय द एंड ऑफ द 11th century in France and a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten. फ्रांस में 11th सेंचुरी के एंड और उसके 100 साल बाद जर्मनी में ये जो वॉरियर्स थे कि इनके बुरे अतीत को भुला दिया गया। एंड बाय द 12th century नोबल्स आल्सो वांटेड टू बी नोन एज नाइट्स। और ये आगे चलकर इतने लोग प्रिय हो गए कि उस समय के जर्मनी और फ्रांस के जो कुलीन लोग थे, जो रईस लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो प्रमुख लोग थे, वो भी इन नाइट्स की तरह या इन योद्धाओं की तरह कहलाना पसंद करने लगे। तो स्टूडेंट्स, इमेजिन यानी कल्पना करिए कि यू आर अ peasant in Alauddin Khilji's or Muhammad Tughlaq's reign and you cannot pay the taxes demanded by the Sultan. What will you do? स्टूडेंट, मान लो कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासन में एक किसान हो और आपसे उन्होंने टैक्सेज या रेवेन्यू की अर्थात कर या राजस्व या लगान की मांग कर दी, तो आप क्या करोगे? स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। आप कल्पना करिए कि आप होते तो क्या करते, और उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर ज़रूर कुछ ना कुछ अपने विवेक के अनुसार देंगे। तो इस प्रकार से हमारा लेसन ये ख़त्म हुआ। सो ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। गुड लक, बाय।